हेलो एंड वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आपकी खूबसूरत यूट्यूब चैनल प्रम्स एजुकेशन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में लोग पढ़ेंगे क्लास 10th सोशल साइंस इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 4, जो कि हमारे यहाँ पे हमारी वित्तीय संस्था है। आज की इस वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी आपके बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, आज की इस वीडियो में उन सारे क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। तो इसलिए इस वीडियो में आप लोग एंड तक बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानते हैं, जो कि आपसे बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। और आप इस पॉइंट्स को याद कर लेते हैं तो आपको शॉर्ट्स और इसके लॉन्ग क्वेश्चन लिखने में परेशानी नहीं होगी। तो हमारा पहला पॉइंट है कि वित्त से अभिप्राय कार्य के चलाने के लिए आवश्यक पूंजी से है। ठीक है। हमारा दूसरा पॉइंट है कि उत्पादन में पूंजी की आवश्यकता दिन प्रतिदिन के खर्चों को पूरा करने के लिए, पूंजीपत आवश्यकताओं के लिए, मजदूरी को वेतन देने के लिए एवं कच्चा माल खरीदने के लिए होती है। वित्त की इन जरूरतों को पूरा करने वाली संस्थाएं वित्तीय संस्थाएं कहलाती है। अगर आपसे पूछेगा कि वित्तीय संस्थाएं क्या कहलाती है तो आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको लिखनी है। फिर अगला पॉइंट है कि वित्तीय संस्थाएं हमारी आर्थिक संरचना के महत्वपूर्ण अंग हैं। तो पहला है हमारा कि राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं जो देश के लिए वित्तीय एवं साख नीतियों का निर्धारण एवं निर्देशन करती है तथा राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय प्रबंधन के कार्यों का संपादन करती है, उसे हम लोग राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। इसके दो महत्वपूर्ण अंग हैं। तो इसके ऑप्शन हैं भारतीय मुद्रा बाजार एवं भारतीय पूंजी बाजार। अगला पॉइंट से यहाँ पे भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत संगठित क्षेत्र जो है वो वाणिज्य बैंक, निजी बैंक, सार्वजनिक बैंक या विदेशी बैंक अथवा असंगठित क्षेत्र जैसे देसी बैंकर जैसे साहूकार, महाजन, सेठ, रिश्तेदार आते हैं। दूसरा हमारा भारतीय पूंजी बाजार के अंतर्गत हमारा प्रतिभूति बाजार, औद्योगिक बाजार, विकास वित्त संस्थाएं आती है। हमारा दूसरा अगला यहाँ पे पॉइंट्स है कि राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं भी दो तरह के होते हैं। तो जो दो तरह के होते हैं, पहला इसमें प्रकार है गैर संस्थागत। तो इसके में आते हैं यहाँ पे महाजन, सेठ, व्यापारी, रिश्तेदार। और संस्थागत में आते हैं सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक, व्यावसायिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नाबार्ड एवं अन्य। हमारा अगला की पॉइंट है सहकारिता। सहकारिता एक ऐसा संगठन है जिसमें सामान्य आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लोग स्वेच्छापूर्वक मिलजुल कर कार्य करते हैं, उसी को हम लोग सहकारिता कहते हैं। अब हमसे पूछेगा कि व्यावसायिक बैंक के मुख्यतः कितने कार्य हैं। तो इसके ऑप्शन हैं आपको जमा राशि को स्वीकार करना, ऋण प्रदान करना, सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य करना या एजेंसी संबंधी कार्य करना। तो यह व्यावसायिक बैंक के मुख्य कार्य। हमारा अगला है कि स्वयं सहायता समूह क्या है। तो यह ग्रामीण क्षेत्र के 15 से 20 व्यक्तियों का एक समूह है जो बैंक से लघु ऋण लेकर पारिवारिक जरूरतों को पूरा करते एवं गांव के विकास में अपना योगदान देते हैं, उसी हम लोग स्वयं सहायता समूह कहते हैं। फिर अगला है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यह देश का केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। यह देश की संपूर्ण बैंकिंग व्यवस्थाओं पर नियंत्रण करता है। हमारा अगला है कि हमारी अर्थव्यवस्था में बैंकिंग के महत्व को देखते हुए सरकार ने 1969 ईस्वी में देश के प्रमुख व्यावसायिक बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया। ठीक है। हमारा अगला की पॉइंट है सार्वजनिक बैंक क्षेत्र। ऐसे बैंक जिसका 50% से अधिक हिस्सा सरकार रखती है उसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कहते हैं। हमारा अगला पॉइंट है कि भूमि विकास बैंक की स्थापना 1929 में की गई। यह बैंक किसान को दीर्घकालीन ऋण की आवश्यकता को पूर्ण करती है। कौन करती है? भूमि विकास बैंक। हमारा अगला की पॉइंट है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 ईस्वी में की गई थी। हम आपको जो यहाँ पे बता रहे हैं उसको भी याद करने की कोशिश कीजिएगा, इससे भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं। फिर हमारा यहाँ पे नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 1982 में की गई थी, इसी को हम लोग यहाँ पे नाबार्ड कहते हैं। तो ये थे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को यहाँ पे माना गया है। तो इसके ऑप्शन है हमारे मुंबई, दिल्ली, पटना, बेंगलोर। तो भारत की जो कि यहाँ पे वित्तीय राजधानी वो क्या है? बेंगलोर है। हमारा अब दूसरा प्रश्न है कि व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। अब से यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए उसी में से यहाँ पे क्वेश्चन भी आ रहे हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप लोग उसको गौर करके याद कीजिएगा। आप वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा। हमारा दूसरा प्रश्न है कि व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो इसके ऑप्शन है 1966, 1908, 1969, 1975। तो आपसे को आंसर पता ही होगा कि जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो यहाँ पे 1969 ईस्वी में किया गया था। हमारा तीसरा प्रश्न कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन है। तो इसके ऑप्शन है कृषक महाजन, भूमि विकास बैंक, प्राथमिक कृषि साख समिति, इनमें से कोई नहीं। तो दीर्घकालीन ऋण जो उत्पन्न यहाँ पे प्रदान करती है वो कौन है? भूमि विकास बैंक। हमारा अगला चौथा प्रश्न है कि
सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी? तो इसके ऑप्शन है 1929, 1919, 1918 या 1914। तो 4 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1919 ईस्वी में। हमारा 5वां प्रश्न है कि केंद्र भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो इसके ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या पंजाब नेशनल बैंक। तो 5 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत की केंद्रीय बैंक है। हमारा 6वां प्रश्न है कि इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? तो इसके ऑप्शन है सेठ, साहूकार, रिश्तेदार, व्यावसायिक बैंक या महाजन। तो 6 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 6 का हमारा सही आंसर हो जाएगा व्यावसायिक बैंक यहाँ पे संस्थागत वित्तीय का साधन है। हमारा 7वां प्रश्न है कि गैर संस्थागत वित्तीय प्रदान करने वाली सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो इसके ऑप्शन है देसी बैंकर, महाजन, व्यापारी या सहकारी बैंक। तो हमारा 7 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? 7 का हो जाएगा यहाँ पे महाजन। हमारा 8वां प्रश्न है कि रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो इसके ऑप्शन है 1930, 1935, 1945 या 1951। तो हमारा 8 का यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। हमारा 9वां प्रश्न है कि भारत की सहकारिता का प्रारंभ कब हुआ? तो इसके ऑप्शन है 1901, 1904, 1912 या 1915। तो 9 का हमारा यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा 1904 ईस्वी में भारत में सहकारिता का प्रारंभ हुआ। हमारा 10वां प्रश्न है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो इसके ऑप्शन है 1952, 1962, 1972 या 1982। तो 10 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा 1982 ईस्वी में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। हमारा यहाँ पे 11वां प्रश्न है कि सहकारिता के संदर्भ में मैकलेगन समिति नियुक्त की गई। तो इसके ऑप्शन है 1912 में, 1914 में, 1919 में या 1904 ईस्वी में। तो हमारा 11 का यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1914 ईस्वी में। हमारा 12वां प्रश्न है कि ग्रामीण क्षेत्र में सूक्ष्म वित्त योजना के क्रियान्वयन हेतु स्वयं सहायता समूह में कितने व्यक्ति यहाँ पे होने चाहिए? तो इसके ऑप्शन है 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 या 20 से 25। तो हमारा 12 का यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 15 से 20 आदमी होने चाहिए, तभी वो स्वयं सहायता समूह बनती है। हमारा 13वां प्रश्न है कि राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है? तो इसके ऑप्शन है 50, 40, 35, 25। तो हमारा 13 का यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा 25। राज्य में कार्यरत केंद्रीय सरकारी बैंक की संख्या 25 है। कौन से राज्य? तो बिहार राज्य, क्योंकि बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारा 14वां प्रश्न है कि देश में भी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या है पूरे देश में। तो इसके ऑप्शन है 190, 192, 199 या 196। तो 14 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 196। हमारा 15वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं के प्रमुख अंग हैं। तो इसके ऑप्शन है भारतीय मुद्रा बाजार, भारतीय पूंजी बाजार, ये भी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो 15 का हमारा सही आंसर किया जाएगा यहाँ पे ये भी दोनों, यानी कि राष्ट्रीय वित्तीय संस्था के जो प्रमुख अंग है वो भारतीय मुद्रा बाजार एवं भारतीय पूंजी बाजार दोनों है। हमारा 16वां प्रश्न है कि भूमि विकास बैंक किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? तो हमारा 16 का यहाँ पे ऑप्शन है अल्पकालीन ऋण, मध्यकालीन ऋण, दीर्घकालीन ऋण, उपर्युक्त सभी। तो भूमि विकास बैंक जो है वो यहाँ पे दीर्घकालीन ऋण आपको यहाँ पे उपलब्ध करवाती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यहाँ पे जो हमारी वित्तीय संस्था है उसके मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बताए और उसके अलावा आपको इससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताए जिसको आप याद कर लेंगे तो आप इससे अपने शॉर्ट क्वेश्चंस को भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना है, मिलेंगे हम इसके अगले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद।